नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं 15वीं विधानसभा में हाल ही नवनिर्वाचित विधायक बलवान पूनिया जी। बलवान जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और पहली मर्तबा विधायक बनकर के आए हैं। बलवान जी, आपका जनटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार आप विधायक बनकर के आए हैं और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राजनीति में कैसे आए आप और क्या सफर रहा आपका? विद्यार्थी आंदोलन से ही हम राजनीति में आए। सीधे साधे किसान के बेटे हैं, पढ़ने के लिए बाहर गए हनुमानगढ़, बीए और एलएलबी करने के लिए। हनुमानगढ़ में हमने देखा कि घर से दूर, खर्चा भी लगता है, टाइम भी खराब होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर भादरा में आंदोलन शुरू किया। उसी दरमियान एसएफआई संगठन में आए और एसएफआई के हम जिलाध्यक्ष रहे। गवर्नमेंट कॉलेज की मांग का मूवमेंट आगे बढ़ा। इतने में यही गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। स्कूलों में कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर के नाम पर फीस ली जाती थी 600 रुपए। उस मूवमेंट में आगे बढ़े, हमने गहलोत जी का ध्यान आकर्षित किया। गांव में स्कूल में बिजली का कनेक्शन ही नहीं, तुम कंप्यूटर की फीस ले रहे हो। कंप्यूटर दूर की बात, हमने कंप्यूटर देखा ही नहीं। वो आंदोलन हम जीते। साहब ने कहा जहां कंप्यूटर नहीं है वहां फीस नहीं है, जहां है कंप्यूटर शहर के स्कूल में तो भी फीस नहीं लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की मांग आगे बढ़ती रही। हम एलएलबी भी कंप्लीट कर चुके थे। विद्यार्थियों के बहुत सारे सवालों को लेकर हम लड़ते रहते। 2002 में किसान आंदोलन हुआ, भाखड़ा का किसान आंदोलन, जिसमें हेतराम बेनीवाल और सोपत सिंह दो बड़े किसान नेता थे हमारे इलाके में। सोपत सिंह जी अब नहीं रहे। उनके आंदोलन में नेतृत्व को हमने देखा। वो बड़ी ईमानदारी से दोनों आदमी बुजुर्ग होने के बावजूद किसानों के बीच डटे रहते। सोपत सिंह एक बात कहा करते थे जो हमारे दिल को भाई, पीड़ित थे, दिल को बात भी भा गई। किसान का बेटा अगर किसान की बात नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। एलएलबी तो हमने ढंग से किया, पर हम किसान में लगे। 2005 में हम जिला परिषद के मेंबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जीते। रावड़ा गढ़सना के आंदोलन में शुरू हुए। 5 में फिर हमारे इलाके में जैसे रावड़ा गढ़सना का आंदोलन गंगानगर और खाजुवाड़ा को टच किए हुए था। हालांकि प्रथम चरण हनुमानगढ़ जिले के रावसर से शुरू हो जाता है। हम 2006 के आंदोलन को लीड कर रहे थे रावसर में। आंदोलन बहुत शानदार जचा। उधर दमन बढ़ रहा था, रावड़ा गढ़सना में खाजुवाड़ा तक भयंकर दमन, पुलिस की हर समय लाठीचार्ज की स्थितियां, मुकदमे, झूठे मुकदमों, लोगों को फंसाना। 8 लोगों की कुर्बानी हो चुकी थी। कुछ उधर का किसान दबाव में था। हमने बराबर मोर्चा खोला रावसर। वहां 5-7 हजार आदमी और महिलाएं इकट्ठे हुए। लाठीचार्ज हुआ और मुझे जेल जाना पड़ा। 6 महीने जेल में रहा। 151। पुलिस ने हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। पूरी बीजेपी ने प्रचार किया कि लोगों को मरवाएंगे, वो करेंगे, वो। पर जो पीड़ित किसान थे, आप ताजुब करोगे, उस इलाके की महिलाएं, कभी बड़े किसान की घर की महिलाएं कभी खेत में रोटियां लेके नहीं गई। वो जेड़ी लेकर के किसान के आंदोलन में आए। हम उस आंदोलन से नहीं, माफी मांग के नहीं गए जेल से बाहर। हाईकोर्ट ने कहा कि इनको बाहर निकालो, क्यों बैठा रखा है, बोलना इनका हक। बाहर जाते फिर बोलो। जेल की चिट्ठियां भेजी हमने। उस समय मेरे इलाके में पानी की दिक्कत थी। आज मैं बड़े सुकून से आपको कह सकता हूं, अभी 10 मिनट पहले एक साथी का फोन आया कि हमारे माइनर में इतना पानी है कि माइनर टूट गया। कहां से आ गया पानी? यारी बरसात नहीं हुई। बात नीयत की है। आपकी नीयत ठीक है तो अफसरों को ठीक होना पड़ेगा, वो भी मुस्तैद हो जाएंगे। हम नियतन जनता के बीच गए और हमने ये कहा कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है लूटने का। राशन के डीलर से लेकर के थाने में, तहसील में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में खांचे फिट कर रखे हैं। उन खांचों के जरिए लोगों को लूटा जाता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखा है, लोगों से लेते हैं पैसे। तो लोग दे क्यों रहे हैं? अपनी पीड़ा को जाहिर क्यों नहीं करते हैं? हर कोई बलवान पुनिया थोड़ी बन जाएगा, किसके पास वक्त है। हर कोई इतना जागरूक थोड़ी है कि तू सही है। हर कोई ये थोड़ी कर लेगा कि आज 100 रुपए ना दूं मैं तो मैं कल दोबारा आना स्वीकार कर सकता हूं। आज नहीं ले रहे,
ले रहे होंगे आज भी, लेकिन आज बात यह कि जो जिसको गांव का, हम गांव बोलते हैं पूरे तहसील को, जिसको गांव का धनी बना रखा है, जिसको मुखिया बना रखा है, उसके बारे में जब प्रशासन को यह पता है कि यह आपसे कहीं हाथ नहीं मारेगा, तो उनकी हिम्मत नहीं, वो छोटे मोटे किसान से, नौजवान से, आम जनता छोटे से काम के लिए पैसे ले लेंगे। यही तो कह रहे थे हम लोगों को, भाई हमसे दुनिया सुधरे नहीं सुधरे, हम जीत के कैसे आए। पता था लोगों को कांग्रेस का राज आएगा। पीछे हम हार इसलिए गए, 38,500 वोट आए थे मेरे को, हार इसलिए गए कि लोगों को यह लगा कि राज नहीं आएगा यार, बलवान क्या कर पाएगा। हमने इस 5 साल में फिर समझाया, जिनका राज उन्होंने क्या कर दिया, तीर मार दिए कोई न्यारे। अरे राशन के लिए आपको लाइन में लगना है, खड़ा होना है, नाम आपके कट गए। पानी के लिए आप नहीं लड़ोगे तो पेयजल आपको नहीं मिलेगा, सिंचाई पानी आपको नहीं मिलेगा। आपको सोसाइटी ऋण चाहिए, उसमें कटौती के खिलाफ आप लड़े तो आपने पैसे बचा लिए। ऋण आपको चाहिए तो सरकार ने 5 साल में कभी नए किसान को ऋण नहीं दिया, बीजेपी के राज ने। कर्ज माफी चाहिए तो उसके लिए लाल झंडा किसान सभा बलवान पूनिया आगे आके लड़ेंगे। कानून व्यवस्था का मसला आएगा, कोई कत्ल हो जाएगा, कोई किसी 307 लग जाएगी, या कोई हमला हो जाएगा, कोई लूट हो जाएगी, कोई चोरी हो जाएगी, तो झंडा लेके हम आएंगे, आओ भी जनता की बात सुनो। तो फिर आप क्या करवाओगे राज के एमएलए से? लोगों ने कहा ठीक है, ये बात बढ़िया है, लड़के ही सब कुछ करवाना, फिर बलवान ठीक है। इसलिए आप ताज्जुब करोगे, ये घोषणा करके चुनाव जीत के आया हूं। मेरे वीडियो यूट्यूब पर, मेरा राज नहीं आएगा, नारा दिया हमने, सिर्फ राज नहीं जनता की आवाज चाहिए, मिशन 2018 ये नारा था मेरा। बलवान जी, प्रदेश में कॉमरेड सत्ता बनाने की कभी सोच पाए या कभी सोच रहे हैं? मैंने तो कहा ना, जिस दिन आया मैं, जीतने के बाद हम दोनों एमएलए पहुंचे हमारे ऑफिस में, आपके पत्रकार बंधु थे, एक साथी ने मेरे से पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। तो उस समय तक पार्टी की मीटिंग हो गई थी, मुझे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक दल का नेता होने का प्रमाण पत्र मिल गया था पार्टी की तरफ से। मैंने कहा कम से कम मैं तो नहीं बन रहा आज, हम तो 2 ही हैं, 98 बाकी है। मैं तो कह रहा था कल सदन में भी एक साथी को, वो आपकी तरह पूछ रहे थे कि कॉमरेड आपका कभी राज आएगा? मैं बिल्कुल, कब आएगा? वो मंदिर की तारीख बीजेपी वाले बताते हैं, तो मैं तारीख कैसे बताऊं कब आएगा? लड़ेंगे, वो सुबह कभी तो आएगी जब पाप का आंचल ढलकेगा, जब नया सवेरा आएगा। बहुत आशावादी आदमी। मैंने पहले दफा जब ये कहा एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ में कि यार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, यार जिसको आपने विधायक बनाया है, आज मैं जिसको हरा के उसको 1998 में हमने बनाया था, मेरा पहला वोट उसी को पड़ा था। हम जब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उसके पास गए तो उसकी भौहें तन गई। वो बोला प्राइवेट कॉलेज खुला दिया, क्या करो गवर्नमेंट कॉलेज। तब मैंने सारे साथियों के बीच में यूं बैठे, पार्क में बैठे, मैं क्या एमएलए तो अपने बनेंगे यार, छोड़ो इसको। साल तो 18 लगे पर पूरा कर दिया। तो पहला चुनाव लड़ा कि पहले भी चुनाव लड़े आपने? 2 लड़े हैं ना, 2008 में और 13 में। जी, तो सफलता नहीं मिली। 8 में 14,500 वोट आए, हाँ। 13 में 38,500 वोट आए। ग्राफ बढ़ा आपका जबरदस्त। और बढ़ा क्या क्या बात करो, पिछली बार कांग्रेस के तो इतने ढीला चुनाव था कि उनके कैंडिडेट को 11,000 वोट आए, और हमने इतना खींचा हुआ था चुनाव को, 38,500 आए, पर लोगों को लग रहा था कि 60,000 वोट आएंगे और वो 3-4 से ही जीतेगा, पर वो उसको 64,000 वोट आए बीजेपी वाले को, मुझे 38,500 आए। मोदी लहर का असर रहा आपके यहाँ पे उस वक्त जो उस समय तक राजस्थान में लहर नीचे नीचे थी, ऊपर नहीं दिख रही थी। ऊपर तो राजस्थान का रिजल्ट आया तब लोगों को पता चला कि ये नीचे थी। अब की बार को लहर नहीं रही, लहर नहीं रही, मुगालते में ना रहे बीजेपी, बहुत दुखी हैं लोग। मैंने सदन में देखा है, उनका अहंकार अभी भी टूटा नहीं है, हार गए तो वो उसी अहंकार में बात कर रहे हैं, झूठ और बोल रहे हैं कि हमने इतने किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने तो कल कहा कटारिया जी को बीच में, तुमने राज्य खुशी थोड़ी किया था, 4 चरण के आंदोलन लड़े हमने। मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूं 13 दिन 13 रात सड़क पर, रात के 1 बजे मैं 1,000 लोगों को ये बुला के लेके गया था कि चलो 50,000 आता है एक बार, वही ठीक है, बाकी के लिए लड़ें, क्योंकि पूरे राजस्थान की मांग थी, जिले 13-14 ही लड़ रहे थे। आज जिस तरीके से हम राजनीति में आए और राजनीति में लगे, हमने तो शौक से आए राजनीति, और ना ही आज एमएलए का कोई ज्यादा शौक चढ़ा है। शायद मेरा चेहरा है, मेरा लिबास आपको ये बता रहा होगा कि 1.5 महीना हो गया चुनाव जीते हुए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा तो काम बढ़ा है।
काम करने में हमें आनंद आता है, जागता रहने में बहुत आनंद आता है। जिम्मेदारी बढ़ी है और मैं जरूरत के लिए राजनीति कर रहा हूं, जरूरत के लिए, मुझे राजनीति करने की जरूरत है। बलवान जी, पहली बार विधायक बनकर के आए, आपने कहा कि विधायक बनना है। 1998 में जिस पार्क की आप जिक्र कर रहे हैं, संजीव बेनीवाल को आपने पहला वोट दिया और जब मांग लेकर के गए कॉलेज की और उन्हें खारिज कर दी उस मांग को, तब से आपके जुनून पैदा हो कि अब तो एमएलए खुद को ही बनना पड़ेगा, तब हम मांग पूरी करेंगे। लेकिन अब एमएलए भी बन गए, 1.5 महीने का आपने सफर भी देख लिया, हाउस को भी इंट्रोड्यूस हो लिया, आप कैसा लगा अब आपको? ऐसा है, मैं पहले क्लियर करके आया था सारी बातें, सारी बातें पहले क्लियर करके आया था, स्पष्ट जी। हाउस नहीं सुनेगा ना, जिस दिन सड़क पर तैयार है, हाउस सुन लेगा तो और आगे बढ़ेंगे बड़ी बात को लेकर, हमारे इलाके के सवाल को लेकर के। हाउस से तो छोटी मोटी मांगे रहेंगी हमारी, ये नहर का बजट सही है, बजट दे दो, वो तो मुख्यमंत्री के वित्त मंत्री के दस्तखत होने, हमारे इलाके के लिए ये बजट सही है दे दो, बाकी संभाल तो हम लेंगे। एक हिस्से के पूरे पानी का मसला है हमारा, पॉइंट 17 में, उसमें सरकार की दखलंदाजी चाहिएगी। 2-3 छोटे छोटे काम है जिसमें हमने मुख्यमंत्री से करवाना है, वो प्यार से करेंगे, बहुत बढ़िया बात। हमने मांगे रख दी, क्वेश्चन भी लगा दिए, अगले सदन में सारे क्वेश्चन आ भी जाएंगे। हमने राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी सारी बातें कह दी, नहीं मानेंगे लड़ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं कोई लोगों को सबजबाग नहीं दिखा के आया कि आप मुझे विधानसभा भेजिए स्वर्ग उतर जाएगा, नहीं, लड़ेंगे। जो बलवान पुनिया सड़क पर लड़ता था, 38 दिन में लगातार रामगढ़ बैंक जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में था और दूसरे 2 बैंक जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में थे, नौर में, वहां के किसान लड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन मैं 15 दिन फालतू इसलिए बैठा रहा कि गोरखाना और बुकर का बैंक, जहां के किसान का भी प्रीमियम कटा है, क्लेम नहीं मिला, उनको 7 बीमा क्लेम मिल जाए, इस बात के लिए मैं रामगढ़ 15 दिन और फालतू बैठा रहा। आज भी मेरे में दम है, ये नहीं मानेंगे। मैं लोगों को एक एक बात तफसील से समझा के आया हूं, विधानसभा के अंदर नहीं सुनी, मैं बाहर बैठ जाऊंगा। चलिए बलवान जी, आप बने रहिए जन टीवी के साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि विधायिका में अब बलवान पुनिया एंटर तो हो गए, लेकिन कुछ सीनियर साथियों से मिले होंगे, हाउस को देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं कॉमरेड और विधायक बलवान पुनिया। बलवान जी, कुछ सीनियर साथियों के साथ सुना होगा, क्योंकि विधायिका को सबसे मजबूत लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, कानून वही बनाते हैं और कानून जब बनता है तो निश्चित रूप से कुछ सीनियर साथियों से बात हुई, अपनी खुद की अपनी जिज्ञासा जिसे शांत करने के लिए आपने बात की होगी कि वास्तव में विधायिका का रूप क्या है, किस तरह से काम होता है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत सारे नए साथी हैं और मेरा जिन सीनियर साथियों से बात हुई काम के बारे में कि काम कैसे है, सदन की कार्रवाई कैसे है, हमने अभी 5-7 दिन तसल्ली से देखा एक एक चीज को और हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है जब बजट सत्र चलेगा राजस्थान का, हम और बेहतर तरीके से राजस्थान की विधानसभा में हमारे इलाके की जनता की या प्रदेश की जनता की बात रख पाएंगे। तो विधायिका में ये बात सही है, जैसे पंचायती राज का संशोधन बिल आया, एक बिल आया है तो पूरे राजस्थान की जनता की एक समस्या का समाधान हुआ है। एक पार्टी का मानना यह था, हम तो पहले भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि पंचायत का सरपंच और ब्लॉक मेंबर और जिला परिषद मेंबर, प्रमुख और प्रधान, इसमें पढ़ाई की शर्त से पहले आप विधानसभा और लोकसभा में लेके आइए जहां कानून बनते हैं। और बड़ी बात यह कि बड़ा सुकून मिला इस बात से कि जब अगले दिन इस पर चर्चा होनी थी, उससे पहले बिल हमारे पास पहुंच गया था, हमने उसको पढ़ लिया था, इसमें संशोधन कौन सी धारा में क्या कर रहे हैं। तो एक इस बात का हमें एहसास हुआ है कि जहां राजस्थान में जैसे बैंकिंग सिस्टम में, जैसे राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में एजुकेशन के क्षेत्र में, पंचायती राज एक्ट में, जहां जहां भी, अब जैसे ऋण वसूली के एक्ट में, जहां जहां भी कमियां होंगी वहां हम हमारी बात विधानसभा में कह पाएंगे। आज से पहले किसी किसान की कुड़की रुकवानी होती थी तो हम तो बाई फोर्स जाके कहते साहब रोको,
आज हम राजस्थान की विधानसभा में कह सकते हैं, मैंने कही भी है, मैंने तो नारे उस दिन नारे भी लगाए भी, ऋण वसूली। आज मुख्यमंत्री का बयान आया। आपको लगता है विधायक के पास एक ताकत है? विधायक के पास वो ताकत है, अगर आप बहुमत में हो तो आप जैसा चाहते हो वैसा लिख लोगे। आप अगर अल्पमत में हो तो आप जनता की बात सदन के भीतर ले आओगे। फर्क पड़ता है इस बात का। हमने नारे लगाए, मैंने और गिरधारी दोनों ने भी, कुर्की करना बंद करो और किसान की जमीन नीलाम करना बंद करो। आज मुख्यमंत्री जी का बयान है, कल विधानसभा में उन्होंने दिया है कि 4 लाख किसानों की नीलामी निरस्त, 4 लाख बीघा जमीन जो है, 4 लाख बीघा जमीन के किसानों की जमीन की नीलामी रुकेगी। ये इसका सबसे बड़ा असर ये है, अगर हम ये बात सड़क पर कहते, अगर हम ये बात कलेक्ट्री के आगे कहते या विधानसभा के बाहर कहते, तो ये बात भीतर तक बहुत लेट पहुंचती। हम अंदर थे, हमने हमारा तकलीफ किसान का बता दिया, इसलिए बेहतर है। और मैं तो ये चाहता हूं मेरी पार्टी के बहुत सारे लोग आए। और बड़ी बात यह है कि मैंने एक सवाल और उठाया कल, मैंने कल बात भी की थी, आप किसान को डिफाल्टर कैसे कह सकते हो? किसान के लिए कोई अच्छा शब्द नहीं ला सकते। जब आप बड़े पूंजीपति के लिए एनपीए ला सकते हो, नॉन पेएबल अमाउंट, यानी ये राशि दे नहीं होगी, तो किसान के लिए अच्छा सा शब्द ले आओगे। दूसरी बड़ी बात यह कि ये सारे जिस तरीके से फुटबॉल बना रखा है, जैसे केंद्र में मोदी जी आए, रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाएंगे, हुड्डा जी जेल में जाएंगे, जमीन घोटाले वाले जेल में जाएंगे, सारे घोटालेबाज जेल में जाएंगे, नहीं गए, कोई जेल में नहीं गया। अब मैं देख रहा हूं 5-7 दिन से नूरा कुश्ती विधानसभा में, एक कह रहा है तुम भ्रष्ट थे, दूसरा कह रहा है जांच करके दिखा दो। मेरे को यूं लग रहा है जैसे हमाम में सभी नंगे। तो नए नए लोग सब देख के हम ताजुब कर रहे थे, ये कैसी नूरा कुश्ती है। मैंने कहा कल, आपका एहसास हो गया उसका? मैंने कहा कल, हाँ भाई आप एक तो डिफाल्टर शब्द हटाइए, दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, कमेटी तो बनाओ, एक झूठी साची कमेटी तो बना दो, लोगों को ये संतोष तो हो कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये सरकार जांच करेगी। भ्रष्टाचार, मैं तो एक बात कह के भी आया हूं। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि किसान और किसानी दोनों को लेकर के सभी राजनीतिक दल सवर्ण अक्षरों में लिखते हैं अपने मैनिफेस्टो में। सवर्ण अक्षर इस वजह से मैं ले रहा हूं कि स्वर्ण अक्षरों में, इस वजह से मैं बात कह रहा हूं आपको कि बिल्कुल, क्योंकि सोना प्राथमिकता में होता है किसी और मैनिफेस्टो में प्राथमिकता किसान होती है। आजादी के इतने साल बाद भी स्थिति सुधर क्यों नहीं पाई किसान की? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसान की स्थिति बिगड़ती कैसे है, ये बात समझने की जरूरत है। खेती और खेती के उत्पाद और उत्पाद का मूल्य, ये तो मूल्य आ गया, उसके बाद वापस अगले 6 महीने की खेती करनी, उसके साथ साथ खेती करने वाले आदमी, फोर्स, मशीन है आदमी, वो तब कर पाएगा जब वो शरीर से ठीक रहेगा। तो उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, घर भी जुड़ा है, परिवार भी जुड़ा है, उसके बच्चों की पढ़ाई भी जुड़ी है, उसकी बीमारी भी जुड़ी है। मैं आज एसएमएस होके आया हूं, और एसएमएस की हालत ये है कि एसएमएस जैसे हनुमानगढ़ समेत और गंगानगर समेत और पूरे राजस्थान समेत एसएमएस जैसे जैसे भी कम से कम 10 हॉस्पिटल और चाहिए, इतना वर्कलोड है। हमारी व्यवस्थाएं सुधरी क्यों नहीं? छोटा सा उदाहरण है, किसी को बुरा लगे तो 1000 बार लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। 4000 करोड़ खर्च हुए अर्ध कुंभ पर, और 400 बच्चे मर गए थे सिर्फ 63 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन के पेमेंट के लिए यूपी, और आज 4000 करोड़ खर्च हुए। किसान पर खर्चा किसने किया? खर्चा किया इंदिरा गांधी के समय से, 1967 से लेकर के हरित क्रांति बोली गई और 1990 तक। आप ताज्जुब करोगे, आंकड़े उठा के देखिए। हिंदुस्तान का किसान जो 1960 के दशक में 5-5.5 लाख लोग भूखमरी से मर गए थे, आजादी के जश्न में आत्महत्या नहीं करते थे, भूखमरी से मर गए। उस 67 की हरित क्रांति से लेकर के सिर्फ 90 तक लोगों ने उनके भंडार भर दिए। सरकार ने खाद, बीज, पेस्टिसाइड और फसल तोलने से लेकर के वापिस जिस आदमी को सस्ती चाहिए थी उसके लिए उन्होंने वापिस लोगों को खिलाई कम दाम में और खरीदी, जो बाजार रेट सरकार ने तय किया लाभकारी दाम में खरीदी। उससे ही, इतनी मदद से ही देश का किसान
उठ गया और उस किसान की बदौलत अभी क्या लग रहा? सुनो एक मिनट, मैं बात पूरी कर देता हूं। हिंदुस्तान के किसान ने उसी अन्न के बदले सऊदी अरब के देशों से तेल लिया, जिससे देश में औद्योगिक विकास हुआ। मैनिफेस्टो में तो पहली जो लाइन लिखी जाती है कि खेती, किसानी, किसान, इन्हीं को लेकर के लिखी जाती है। मैनिफेस्टो के बाद लागू करवाना। एक बड़ी बात यह है कि आपने कानून बना दिया, लागू कौन करेगा? हिंदुस्तान में कानून ऐसे बने हुए हैं कि आप किसान को या किसी भी कर्जदार आदमी को कंपेल नहीं कर सकते, उसको ब्याज जो मूल रकम से फालतू नहीं दे सकते। ये कानून बना हुआ है। लेकिन दूसरी चोर गली निकाल करके लोगों ने उनके बैंक के चेक लेने शुरू कर दिए, उसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये चोर गली है। बात तो एक कानून है, उसको लागू कौन करवाएगा? इसको जैसे सूचना का अधिकार कानून आया, लोगों ने आरटीआई को लागू करवाया। नरेगा कानून आया, लोगों ने लागू करवाया। जब लोगों ने ढील दी है, हजारों करोड़ का बजट, और उसके बाद उसमें ढील दी, उसमें भ्रष्टाचार पैदा हो गया। बात तो यह कि हिंदुस्तान की जनता आज करवट ले रही है। हिंदुस्तान का किसान वो परेशान है झूठे वादों से, वो परेशान है सरकारों के झूठे इरादों से। आज वो खुल के मुखर होके बोल रहा है। आप क्या मान रहे हो? कर्ज माफी पर विधानसभा तो पीछे भी बनी थी, कर्ज माफी पर ये बीजेपी कभी नहीं बोलती थी। इनको अखिल भारतीय किसान सभा ने मजबूर किया 50,000 लिखने के लिए। मतलब कुल मिलाकर के किसान अपनी मांगे सिर्फ आंदोलन से मनवा सकते हैं, आंदोलन कोई नहीं दो रास्ते हैं मांग मनवाने का। हाँ। एक तो सबसे बड़ी ये मेरी राजनीतिक समझ ये बात कहती है, एक तो ये कि आप इस चीज का इश्यू बनाओ, मुद्दा बनाओ जी, और मुद्दा इतना बड़ा बनाओ कि आप मजबूर कर दो सरकार बनाने वाले लोगों को, चुनाव लड़ने वाले लोगों को, कि वो सबसे पहले आपके मुद्दे पर ही बोले। दूसरा, ये उनकी बन गई सरकार, फिर उसको लागू करने के लिए लड़ो। नहीं कौन सी सियासत माने, लागू करने के लिए लड़ो। लड़ेंगे लोग, लागू करवाएंगे। सियासत किसी की बने, किसान देश का करवट ले रहा है, लड़ेगा किसान और जीतेगा किसान, ये मेरा आत्मविश्वास है। और राजस्थान में इस मूवमेंट को खड़ा करने जा रहे हैं, लेके जाएंगे इस मूवमेंट को दिल्ली। पहले भी गए हम 3 दफा दिल्ली, जंतर मंतर पर 2-2 दिन रह के आए, अब फिर जाएंगे। हजारों लोग जाएंगे, और मेरे से तो दिल्ली नजदीक है, 10, 15, 20 हजार लोग तो मैं अकेला नौर भादरा हनुमानगढ़ जिले से ले जाऊंगा। परिवार भी आपके, और परिवार को फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? परिवार का दबाव नहीं है। मेरे परिवार के लोग मेरे आंदोलनों में साथ रहते हैं, इसलिए उनमें समझ बन गई। एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा नहीं है मेरे परिवार। कोठी बंगला कोई उद्देश्य नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बच्चा भी जन आंदोलनों में, बीमा की लड़ाई में साथ आया है, फसल बीमा के आंदोलनों में, और पत्नी भी साथ रहती है, और भाई भी साथ रहते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, छोटा सा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, 2 भाई हैं और हमारे बच्चे हैं, फादर साहब हैं, मदर हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर हम सब लोग, और मेरे टोटल असली बात है, मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरी टोटल रिश्तेदारी, परिवार, मित्र, दोस्त सब किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसान के मूवमेंट से प्यार करते हैं। इसलिए मेरी राजनीति में परिवार नाम की चीज कोई बाधा नहीं है। तो बलवान जी, ये रहा आपका, तो किसी तरह का कोई शौक या फिर कभी कभी खाली टाइम पे कुछ आदत में रहता है कि मुझे पढ़ने का शौक है, गाना गाने का शौक है, कि डांस करने का शौक है, खेलने का शौक है, किस तरह का शौक फरमाते हैं आप? शौक करने का टाइम ही नहीं मिला सर। वो गाना है ना, तेरी भिज की कुर्ती लाल पसीने लाल कुड़ी, वो पंजाबी गाना, पता ही नहीं चला। याद है वो आपकी? पता ही नहीं चला कब भीज गई कब सूख गई। संघर्ष में। हाँ, और यही शौक है असली बात। असली बात तो शौक ही है, मुझे बैठ जाने में बहुत आनंद आता है। आपकी सुनी नहीं, बैठ जाओ वहीं जम के। और मैं लोगों को कहता हूं, दिशा है मेरी ये। जब आप जिंदगी में कभी उलझ जाओ, सुकून से धरती पर खड़े हो जाओ, धरती मां अपने को रास्ता खुद दिखा दे। बलवान जी, हर व्यक्ति का अपना एक कोई एम होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है जीवन का। अब राजनीति में आपने पांव रखी ली है, लंबा संघर्ष भी किया है, एमएलए भी बन गए, अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। हम जिस तबके से हैं, हम जिस बिरादरी से हैं, जनता की बिरादरी एक है, किसान है, मजदूर है जी, हम उस बिरादरी के लोगों को शोषण से बचाएं, उनको वो सारी चीजें दिलवाने का प्रयास करें जिसकी वजह से वो कभी
कैंसर हो जाए तो इलाज न मिलने की वजह से मर जाते हैं, पढ़ाई करनी हो मिल न पाए, पढ़ाई के लिए शिक्षा न मिल पाए तो वो परेशान होते हैं। मैंने देखा है उन लोगों को जो एक छोटी सी सरकारी मदद के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं। मैं उसकी जब मदद करने के लायक बन जाता हूं, मैं उसके साथ चला जाता हूं, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब और सबसे सुखी आदमी। अरे वाह बलवान जी, क्या बात है। जनता के संघर्ष के बीच से बलवान पूनिया निकले हैं और संघर्ष जारी है। आपने सुना इनका पूरा एक सफरनामा, किस तरह से सियासत तक पहुंचे और लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर की दहलीज तक पहुंचने का अपना एक सफर बताया उन्होंने। और ये एक सौभाग्यशाली है कि परिवार पूरा इनके साथ खड़ा होता है, यार दोस्त इनके साथ खड़े होते हैं, कोई लड़ाई हो कोई संघर्ष हो। और अब इनको इस ताकत का एहसास होता है कि संघर्ष के बाद ही सही मुझे ताकत मिली है और उस ताकत को एक जनता की आवाज के रूप में विधानसभा में उठाऊंगा। हम यही गुजारिश करते हैं हर उस माननीय सदस्य विधायक से कि वो जब प्रदेश के 7.5 करोड़ की आबादी में से 200 चेहरे वो चुन करके आए हैं जो हमारे इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। केवल शोभा मान नहीं रहे हैं, आप आवाज बने, जनता की आवाज बने, अपने क्षेत्र की आवाज बने, उस प्रदेश की आवाज बने जो आवाज बुलंदी तक पहुंचे और उस मकसद में कामयाब हो सके। आप जिस मकसद के साथ में, जिस ग्रंथ की आपने शपथ ली है, सही मायने में उसके साथ न्याय तभी होगा जब आप जनता की आवाज उठा सकेंगे। बलवान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन टीवी की ओर से। आप संघर्ष करते रहे, जनता की आवाज बने और हुकूमत में रहे नहीं रहे लेकिन संघर्ष हमेशा बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक मुलाकात में बलवान जी के साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।